कैसे भी आप सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए, उत्तराखंड में लेखपाल, बीडीओ और पटवारी के जो 416 पदों पर भर्ती आई है, उसी के संदर्भ में हमने क्लासों की शुरुआत कर दी है। उत्तराखंड की क्लास भी शुरू हो चुकी है और जीएस की क्लास भी शुरू हो चुकी है। इस जीएस की क्लास के अंतर्गत सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। राज्य व्यवस्था की जो पहली यूनिट थी, सिलेबस के अनुसार भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसके अंतर्गत जो 4-5 पॉइंट दिए थे, उन पर आधारित जितने भी थ्योरी हो सकती, जितने भी सवाल हो सकते थे, उन पर मैं पहले ही एक क्लास के माध्यम से चर्चा कर चुका हूं। आप में से अगर कोई भी बच्चा उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, साथ के साथ वो लोअर का एग्जाम हो या आने वाली जो जूनियर असिस्टेंट या आने वाली और भी कोई भर्तियां हैं, साथ के साथ लेखपाल और वीडियो की जो नोटिफिकेशन है, जिसका ऑनलाइन आज 15 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अगर उससे वो संबंधित है तो ये क्लास आपके लिए बड़ी यूजफुल और बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस क्लास का हमने एक फॉर्मेट तैयार ये किया है कि पहले हम एक छोटी सी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद इसमें फिर हमने क्वेश्चंस रखे हैं और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो है अपनी इस थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास वीडियो आ चुकी है चैनल पर, आप उसमें जाइए और जाकर के उस वीडियो को देखिए। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है साहब आपका मौलिक अधिकारों की अवधारणाएं। और मौलिक अधिकारों की अवधारणाओं को UKSSC ने इन 5 टॉपिकों के माध्यम से पूछने की कोशिश की है। तो इन 5 टॉपिक से क्या सवाल बन सकते हैं, क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या इससे बेसिक फंडामेंटल हो सकता है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आपको मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जानना है तो पहले हम थोड़ा सा इनके इतिहास के ऊपर हल्की सी चर्चा करते हैं, तभी हम इनके बारे में समझ सकते हैं। देखिए साहब, सबसे पहले आप समझिए कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीने के लिए अनिवार्य हैं, व्यक्ति के जीने के लिए जरूरी है। उन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। इनके अगर इतिहास पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो इनका जो सबसे पहला प्रयोग किया गया था, वो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ है वो हुआ था साहब आपका इंग्लैंड में। सन 1215 में वहां के राजा थे जॉन किंग। उन्होंने खदान में काम करने वाले मजदूरों को कुछ अधिकार प्रदान किए और यही अधिकार आगे चल करके मौलिक अधिकारों के रूप में जाने गए। लिखित तौर पर अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिखित तौर पर इसका प्रयोग हुआ था साहब आपका अमेरिका के संविधान में, और भारत ने भी इन मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ही लिया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर साल अधिवेशन होते थे। तो 1931 का जो कराची अधिवेशन था, इसमें वल्लभ भाई पटेल पहली बार ये मांग करते हैं कि भाई हम भारतीयों को भी कुछ मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। तो इनकी संख्या लगभग 19 के आसपास हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी इस सुझाव को स्वीकार करती है और भारत शासन अधिनियम में एक सीमित रूप में इनका प्रयोग भी देती है, इनका अधिकार भारतीयों को सौंपती भी है। जब हमारा संविधान बनने की तैयारी आई, संविधान बनने का समय आया, तो हमारे देश के अंदर बहुत सारी समितियों का निर्माण किया गया और इन समितियों में संविधान सभा के सदस्य शामिल हुआ करते थे। तो ऐसी एक समिति थी जिसका नाम था साहब आपका मौलिक अधिकारों की समिति। चूंकि एक बड़ी समिति थी, इसलिए इसकी एक सहायक समिति भी बनाई गई जिसको उप समिति का नाम दिया गया। तो जो मौलिक अधिकारों की समिति, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और जबकि उप समिति के जो अध्यक्ष हुआ करते थे, इनका नाम JP कृपलानी था। तो JP कृपलानी को उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। धीरे धीरे इन दोनों समितियों ने मिलकर के सभी मौलिक अधिकारों को तैयार किया और मौलिक अधिकारों को तैयार करने के बाद इन्हें संविधान के भाग नंबर 3 में साहब आपका शामिल किया गया। अगर भाग नंबर 3 की बात की जाए तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि भाग नंबर 3 का वर्णन 12 से लेकर के 35 में है, परंतु इस भाग 3 का विषय तो मौलिक अधिकार है, परंतु मौलिक अधिकार 14 से लेकर के 32 तक दिए गए हैं। अर्थात हमें पता चलता है कि इसमें जो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34, 35 ये 5 अनुच्छेद हैं। ये 5 अनुच्छेद हैं तो भाग नंबर 3 का हिस्सा, मौलिक अधिकारों से भी जुड़ी हुई हैं, परंतु इनमें मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। तो इनमें दिया क्या गया है? अनुच्छेद नंबर 12 की अगर बात की जाए तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। पॉलिटी के अनुसार जो प्रदेश होते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इनको पॉलिटी की भाषा में राज्य नहीं कहा गया, इनको प्रांत की संज्ञा दी गई है। फिर राज्य किसे कहा गया? तो राज्य की तुलना उस व्यक्ति, उस संस्था, उस पदाधिकारी से की गई है जो शासन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सुलाने में मदद करते हैं। उनको संविधान जो है वो राज्य कहता है और इन राज्यों के लिए बाध्यकारी हो, ये साहब हमारे इन मौलिक अधिकारों की विशेषता रखी गई है। असल में मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ एक छोटा सा मामला थोड़ा सा समझते हैं। जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं में एक मुद्दे पर बहस चली कि यार राज्यों के लिए क्या बाध्यकारी होना चाहिए और क्या बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बाध्यकारी का अर्थ है इच्छा पर निर्भर होना,
की इच्छा है तो करिए काम को, इच्छा नहीं है तो नहीं करिए। तो अधिकारों के संदर्भ में जब ये बहस चल रही थी तो कुछ संविधान निर्माता इस बात पर अड़े थे कि कुछ अधिकार हमारे ऐसे होने चाहिए जो हम जनता को प्रदान कर रहे हैं, ये बाध्यकारी नहीं होने चाहिए, और कुछ अधिकार जनता के मतलब राज्य के लिए बाध्यकारी होनी चाहिए, जिनको लागू करना जनता, जिनको राज्य लागू करे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो अधिकार राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं थे उन्हें नीति निर्देशक तत्वों की श्रेणी में रखा गया, और जो अधिकार जनता के लिए बाध्यकारी, राज्य के लिए बाध्यकारी बताए गए और जनता के लिए लाभकारी बनाए गए, उन्हें साहब आपका मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया। तो अब हुआ क्या कि अब राज्य को परिभाषित अनुच्छेद 12 ने कर दिया। अच्छा, 12 के बाद 13 की अगर बात की जाए तो केशवानंदन भारती का जो मामला था 1973 में जो आया था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये करते हुए कहा कि यदि अगर संसद ने किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जो संविधान के मूल ढांचे पर प्रभाव डाले या मौलिक अधिकार पर प्रभाव डाले, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह आर्टिकल 13 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 33 की बात करें तो 33 में ये कहा गया है कि यदि कोई सेना से या खुफिया तंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति होगा तो उस व्यक्ति को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और 34 में कहा गया कि अगर किसी भी क्षेत्र में सैन्य शासन की स्थापना कर दी गई है तो वहां के नागरिकों को सारे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जबकि 35 ये कहती है कि अगर 35 में ये कहा गया है कि यदि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कानून बनाना है तो ये कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद के पास होगा। संसद के पास इसलिए भी है क्योंकि ये जो है ये संघ सूची का विषय है, और संघ सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र की विधायिका है, और केंद्र की विधायिका को क्या कहते हैं साहब, हम संसद कहते हैं, इसको संसद कहा जाता है। अब सवाल आता है कि भाई जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है इनकी संख्या कितनी है, कितने मौलिक अधिकार है, अभी इस मुद्दे पर हम वापस आएंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात जाननी है कि अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो मूल संविधान में इनकी जो संख्या हुआ करती थी वो बेटा 7 थी, परंतु वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो वर्तमान समय में इनकी संख्या घटा करके साहब आपका 6 कर दी गई है। ध्यान रखना, मूल संविधान में इनकी संख्या 7 हुआ करती थी और वर्तमान संविधान में इनकी संख्या 6 हो गई। तो 6 कैसे हुई, कौन सा मौलिक अधिकार यहां से निकला, कौन सा साहब आपका क्या प्रभाव हुआ, तो अगर इसको हमें समझना तो हमें समझना पड़ेगा साहब आपका 44वां संविधान संशोधन। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे। इन्होंने 44वां संविधान संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन को काउंटर करने की कोशिश की थी, और इन्होंने इस संविधान संशोधन से सबसे बड़ा जो प्रभाव डाला वो संपत्ति के अधिकार पर डाला था। असल में संपत्ति का अधिकार था क्या, पहले ही अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था। अब होता यह था कि भाई किसी भी लोक कल्याण कार्य के लिए, सार्वजनिक कार्य के लिए सरकार को जब जमीन की आवश्यकता होती थी, भूमि की आवश्यकता होती थी, तो भूमि धारक क्या करते थे कि इस अनुच्छेद 32 और 226 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट की ओर अप्रोच करते थे, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक होने के कारण इन अनुच्छेद के तहत तुरंत इस संपत्ति के अधिकार का या अधिकरण को रोक दिया करती थी, जिस कारण से लोक निर्माण या जनहित के कार्य जो थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार बड़ी परेशान रहती थी, पूर्ववर्ती सरकार भी बड़ी परेशान, बड़ी दिक्कत में रहती थी कि भाई विकास के लिए जमीन की आवश्यकता और जमीन मिल नहीं रही। तो ऐसे समय पर क्या किया कि मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन करके 3 अनुच्छेदों पर मुख्य तौर पर प्रभाव डाला। पहला अनुच्छेद 19F पर प्रभाव पड़ता है, वो ये था कि संपत्ति रखने की स्वतंत्रता इसमें दी गई थी, इसको यहां से बाहर किया गया। साथ के साथ अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था इसको भी यहां से बाहर कर दिया गया, और भाग नंबर 12 के अनुच्छेद 300 के तहत इसको कानूनी अधिकार की श्रेणी में डाला गया। अब कानूनी अधिकार की श्रेणी में डालने से क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसको थोड़ा समझिए। देखिए साहब, कानूनों को हम मुख्य तौर पर 2 प्रकार से हम कह सकते हैं, अधिकारों को 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं, एक कानूनी अधिकार और एक साहब आपके मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार की अगर हम बात करें तो कानूनी अधिकार वो है कि अगर इनका उल्लंघन हो जाए तो पहले व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर निर्णय संतुष्ट नहीं होता कोई व्यक्ति तो वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। अर्थात कानूनी अधिकार के उल्लंघन होने पर व्यक्ति को पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना ही पड़ेगा, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। जबकि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ऐसा नहीं है, व्यक्ति अगर चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट अगर वो नहीं जा पा रहा, उसकी अप्रोच वहां तक नहीं हो पा रही, तो 226 का प्रयोग करके वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं।
तो 5 प्रकार के रिट, रिट का मतलब उद्घोषणा करते हैं। उद्घोषणा का मतलब ऐसे आदेश जिसे टाला ना जा सके, वो उद्घोषणा की श्रेणी में आते हैं और इन उद्घोषणा को करके इन मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए इस सुप्रीम कोर्ट को, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसे साहब आपका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी माना गया है। ये इनका साहब आपका संरक्षक भी कहलाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। भारतीयों को तो ये प्राप्त है ही, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना कि बेटा ये विदेशियों को भी प्राप्त है। विदेशियों को कैसे प्राप्त है? असल में हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से अगर अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 इन 5 अनुच्छेदों की अगर बात की जाए तो ये जो 5 अनुच्छेद हैं यानी कि 5 मौलिक अधिकार हैं, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। जबकि शेष जो मौलिक अधिकार है ये भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। अगर कोई व्यक्ति बाहर का है हमारे देश में रह रहा है तो उसको भी हमारे सरकार ने, हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार साहब आपके प्रदान किए हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको एक बात बताई कि जो हमारा संविधान है इसमें मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान समय में 6 है। तो 6 को याद करने की बड़ी साधारण सी एक लाइन है, समता स्वयं शोषण के विरुद्ध है, धर्म, शिक्षा और संस्कृति को संवैधानिक दर्जा प्रदान करती है। इस लाइन से आप 6 के 6 मौलिक अधिकार 1 मिनट में याद कर लोगे। बस आपको एक नंबर और याद करना है, वो नंबर है 54, 24, 21। मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकारों की शुरुआत कहां से होती है बेटा? 14 से होती है। पहला नंबर 5 है, तो पहला अधिकार समता है। समता का मतलब होता है समानता, तो पहला अधिकार हो गया समानता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक ये दिया गया है। अगला शब्द आ गया स्वयं, स्वयं से एक शब्द निकला स्वतंत्रता, तो अगला अधिकार हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, और वो 14 से लेकर के 18 से लेकर के 22 तक दिया गया है। 4 नंबर 18 से 22 के बीच में है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में इसका उल्लेख है, ध्यान रखना। अगला आ गया धर्म, धर्म से बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से लेकर के 28 के बीच में दिया गया है, अर्थात 4 नंबर जो था ये आ गया साहब आपका। आगे अगर बढ़े तो अगला है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, 2 आर्टिकल है, 2 नंबर है यहाँ पर, तो 29 से 30 के बीच में दिया गया है। एक बात तो ध्यान रखना कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ अधिकार है। अगला संवैधानिक है, संवैधानिक से एक शब्द बनेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, और इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया था। असल में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमार पड़ने के बाद डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका उपचार करता है। ऐसे ही अगर हमारे मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं तो हमें भी उनके उपचार की आवश्यकता होगी। उपचार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया। अब ये थोड़ा सा एक बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया कि भाई किसमें क्या है क्या नहीं है। अब ये जो अनुच्छेद है इनमें एक एक करके हमें चर्चा करनी है। 5 अनुच्छेद हमने पहले ही पढ़ ली, 14 से लेकर के जो 32 तक अनुच्छेद, इनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेटा अब हमारा जो टॉपिक है, या UKSSC ने जो अपने सिलेबस में साहब आपका जो टॉपिक दिए हैं, उन टॉपिकों पर अगर मैं बात करूं तो उसका जो पहला टॉपिक है, मतलब पहला टॉपिक तो संविधान की विशेषताएं थी, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है साहब आपका मौलिक अधिकारों की अवधारणा, और इसके अंतर्गत इन 5 मुद्दों पर साहब आपकी चर्चा है। पहला समानता, तो मैंने अभी आपको बताया कि समानता का अधिकार है, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। समानता का मतलब होता है सबको समान भाव से देखना या भेदभाव रहित होना, समानता कहलाता है। मान लो कि किसी परिवार में एक लड़का एक लड़की है और माँ बाप उन दोनों को बराबर समझते हैं। अगर किसी जगह पर लड़की को कम वैल्यू दी जा रही हो, पुत्री को कम वैल्यू दी जा रही हो, तो यहाँ पर असमानता होगी, भेदभाव होगा। तो इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए ही हमारे देश में समानता के अधिकार को लाया गया है। भेदभाव कई प्रकार का हो सकता है, जैसे आर्टिकल नंबर 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून की नजर में कोई अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग समान होंगे, सब पर बराबर तौर पर, समान तौर पर साहब आपका कानून लागू किया जाएगा। परंतु राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर अगर बैठे हैं तो उनको फौजदारी मुकदमे उनके ऊपर नहीं चलाए जा सकते, उनको इसमें थोड़ा सा अपवाद की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 15 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति बिहार का है तो उसको बिहारी समझ करके उसकी समस्या का समाधान ना किया जाए, उसको भेदभाव की दृष्टि से देखा जाए, तो ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 15 इसको प्रतिबंधित करती है। 16 लोक नियोजन के पदों में समानता है।
अर्थात जो सरकारी पद हैं उन सरकारी पदों में सबको समान अवसर दिया जाएगा। ये सब आपका 16 की विशेषताएं हैं। परंतु हमारे समाज में अभी कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, तो आर्थिक असमानता को दूर करते हुए अनुच्छेद 16 के तहत ही आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। 17 साहब आपका अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है और सबको बराबर अवसर प्रदान करता है, सबको बराबर समाज में दृष्टिकोण प्रदान करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है और ये कहा गया है कि आजादी से पहले जो भी उपाधि ब्रिटिश काल में प्राप्त हुई है उसका प्रयोग नाम से पूर्व नहीं किया जा सकता, ताकि समानता स्थापित हो जाए। और साथ के साथ अनुच्छेद 18 में यह भी कहा गया है कि अगर आजाद भारत में किसी को भी उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हमारे देश में जो पद्म पुरस्कार हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और साथ के साथ भारत रत्न जैसे जो पुरस्कार हैं, ये पुरस्कार भी साहब आपके आर्टिकल नंबर 18 के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। ये उपाधि नहीं है, ये साहब आपके पुरस्कार हैं और मगर इनका प्रयोग नाम से पूर्व नहीं किया जा सकता, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल नंबर 19 से शुरू हुआ है और 19 से शुरू होकर के साहब आपका 22 तक गया है। 4 अनुच्छेद हैं। 19 में साहब आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और अगर 20 की बात करें तो 20 में साहब आपका 2 सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण के ऊपर चर्चा की गई कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसको अपने अपराध से कैसे वो मुक्त हो सकता है। 21 को प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार कहा गया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जीने का अधिकार घोषित किया है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के मौलिक अधिकार के ऊपर चर्चा है। 22 में कहा गया है कि गिरफ्तारी के संदर्भ में साहब आपका संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो उसे क्या क्या छूट मिलेगी। जैसे किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट दिखाना जरूरी है। अगर वारंट दिखा दिया, आपने गिरफ्तार कर लिया, तो उसे मनचाहे वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। और सबसे इंपोर्टेंट अनुच्छेद 22 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होगा। अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने का अधिकार दिया गया है। अगली अगर बात करें तो अगला धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर चर्चा है। धार्मिक स्वतंत्रता की अगर बात करें तो इसका वर्णन 25 से लेकर के साहब आपका 28 तक दिया गया है। अच्छा, आर्टिकल 25 और 28 में 4 आर्टिकल है, क्या है देखते हैं। अगर 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। 26 से कहती है कि धर्म प्रचार के लिए किसी भी संस्था की स्थापना हो सकती है। 27 से कहती है कि अगर धर्म प्रचार के लिए कोई संस्थाएं बनाई गई है तो उसके लिए साहब आपका जो टैक्स इकट्ठा होगा, जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात धर्म प्रचार के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। साथ के साथ 28 में कहा गया है कि कोई भी अगर राज्य से वित्त पोषित शिक्षा संस्थान है तो उसमें धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 28 में दिया गया है। अगर बात की जाए शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसका उल्लेख साहब आपका 2 आर्टिकल में है। आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। आर्टिकल नंबर 23 में कहा गया है, 3 बातों पर चर्चा है। पहला शब्द आपका आर्टिकल 23 में कहा गया बेकार। बेकार का मतलब होता है कि इच्छा के विरुद्ध काम करवाना। अगला होता है साहब आपका बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब है बलपूर्वक काम करवाना। और तीसरा जो है वो है साहब आपका मानव है दुर्व्यापार, यानी कि मानव का व्यापार, कि भाई मानव की जो तस्करी है, जैसे महिला की मेन तौर पे तस्करी हो गई, बच्चों की तस्करी होगी, इस पर साहब आपका ये प्रतिबंधित करता है आर्टिकल नंबर 23। 24 सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 की अगर बात की जाए तो 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से अगर आयु का कोई भी बच्चा है तो उसे ऐसे काम में नहीं लगा सकते जिसमें उसके प्राण जाने के खतरा है, यानी कि जोखिम भरे कार्यों में उसको नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये वर्णन साहब आपका आर्टिकल नंबर 24 में दिया गया है। आगे अगर बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करते हैं, तो ये किस में दिया गया है साहब आपका आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। इस पर हमने अभी थोड़ी सी चर्चा कर ही ली है। एक और बचता है साहब आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा हुआ है। 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत है, 29 व 30। 29 में कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता को बचाए रख सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, उसका प्रसार कर सकता है। और 30 में कहा गया कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति अपनी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को बचाने के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकता है। संस्था की स्थापना उसके द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि भाई हमारे ये जो मौलिक अधिकार है इसमें कौन सी अनुच्छेद क्या कहती है। मैं समझता हूं कि यहाँ तक की बात आपको समझ में भी आई होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम एक क्वेश्चन की जो सीरीज है उस पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, वो बिल्कुल याद हो जाए। अच्छा, जितने भी ये सवाल है ना,
ये सब साहब आपके आयोग के द्वारा पूछे गए सवाल है। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, A to Z हर सवाल आयोग के द्वारा यानी कि UKSSC के द्वारा साहब आपका पूछा गया है। अच्छा, पहले सवाल पर अगर हम पूछे तो पहला सवाल क्या कहता है? पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से समलिखित कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। ये कूट दिया है, कूट को हमें बताना है। तो अनुच्छेद नंबर 39 से वैसे देखिए नीति निर्देशक तत्वों में, और इसने कहा है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास वकील रखने की हैसियत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो वो साहब उसको जो है राज्य वकील उपलब्ध कराएगा। 43 में कहा गया कर्मकारों की निर्वाह की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण राज्य करेगा, ये भी कहा गया। 21 में कहा गया प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता जिसे जीने का अधिकार भी कहते हैं। और 23 में कहा गया साहब आपका मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, जिस पर अभी मैंने चर्चा की है। तो पहले का साहब आपका तीसरा ऑप्शन होगा, दूसरे का चौथा होगा, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 3 4 1 2 अपने साथ साथ जैसे क्वेश्चन देखें आप इसको लगाइए और देखिए कि क्या आंसर बैठ रहा है हमारा, सही है या गलत है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल एक कूट दिया है और कहता है कि मिलाइए जरा आपस में, तो मिला देते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया? वो कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधि। मैंने आपको बताया कि अगर फंडामेंटल राइट्स या मूल सिद्धांतों पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट उस मौलिक अधिकार को शून्य घोषित करेगा। 29 में क्या कहा गया? 29 में कहा गया अल्पसंख्यक के हितों की संरक्षण के ऊपर बात की गई है। 20 में कहा गया अपराधी यानी कि दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण के ऊपर चर्चा है, अभी हम पढ़ के ही आए हैं। और 24 में कहा गया साहब आपका कारखानों आदि बच्चों में नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि बच्चों को नहीं लगा सकते जिनकी आयु 14 वर्ष से कम होगी। तो इसका आंसर क्या बैठेगा साहब? पहले का दूसरा, यानी कि सी से ही इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, सी इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये सवाल भी होता है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है साहब आपका, ये सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में प्राप्त है? तो कितने वर्ष से आयु के बच्चे को यह निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है? थोड़े से पहले निःशुल्क शिक्षा का इतिहास जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने 1937 में हरिजन नाम के समाचार पत्र में अपना एक लेख प्रकाशित किया था। उस लेख के अंदर एक योजना के ऊपर चर्चा की गई थी, जिस योजना को वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना या बेसिक शिक्षा योजना या नई तालीम शिक्षा योजना का नाम दिया गया था। इस शिक्षा योजना को तैयार करने वाले व्यक्ति जाकिर हुसैन थे, इनके सहयोगी आचार्य विनोबा भावे और काका कालेलकर थे। इन तीनों ने मिलकर के एक फॉर्मेट बनाया था और इस योजना में इन्होंने मांग ये की थी कि भाई जो बच्चा 7 साल तक शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, अर्थात 6 से 14 वर्ष का बच्चा हो, उसे निःशुल्क अनिवार्य तथा मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। परंतु कुछ परिस्थितियों के कारण अंग्रेजी सरकार इस योजना को स्वीकार नहीं कर पाई। तो 1944 में सार्जेंट योजना पेश की गई और इस सार्जेंट योजना के तहत अंग्रेजी सरकार ने पहली बार स्वीकार किया कि भारतीयों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। देश आजाद हुआ, हमारे संविधान का निर्माण हुआ और संविधान निर्माण के बाद अनुच्छेद नंबर 45 में राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसको शिक्षा की व्यवस्था करनी है, परंतु ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं था। तो राज्य इसमें थोड़ी सी लापरवाही कर रहे थे और हमारे देश में जो साक्षरता दर थी वो धीरे धीरे घटती जा रही थी, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। तो भारत की सरकार ने 86वां संविधान संशोधन किया और 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में किया और इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया और इसका प्रभाव हमारे संविधान के 3 अनुच्छेदों में देखने को मिला है। पहला जो इसका प्रभाव मिलता है वो मिलता है साहब आपका आर्टिकल नंबर 21 में, आर्टिकल नंबर 21 के ए में। 21 के ए में ये कहा गया कि ये जो शिक्षा का अधिकार होगा, ये शिक्षा का जो अधिकार होगा ये भैया आपका मौलिक अधिकार होगा, अर्थात ये फंडामेंटल राइट्स होगा कि हर बच्चे को जन्म के साथ ये शिक्षा मिलेगी। ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ गया। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 6 से 14 वर्ष होनी चाहिए। भाई उसका ये अधिकार है, अगर उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथ के साथ इसका जो दूसरा प्रभाव देखने को मिला वो मिला आर्टिकल नंबर 45 में। पहले ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु राज्यों को सचेत किया गया कि भाई ये मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आ चुका है तो आपको शिक्षा की व्यवस्था करनी है। तो ध्यान रखना कि राज्य शिक्षा की जो व्यवस्था करता है वो व्यवस्था करता है साहब आपका आर्टिकल नंबर 45 के तहत। ठीक है, तीसरा प्रभाव इसका देखने को मिला साहब आपका आर्टिकल नंबर 51 के ए में, और ये कहा गया कि भाई ये माता पिता की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है
उसको क्या पता कि शिक्षा क्या है और शिक्षा क्यों जरूरी है। तो माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनको पढ़ाने के लिए भेजें। अगर माता पिता भेजेंगे तभी बच्चा पढ़ पाएगा। तो ये शिक्षा की 86वें संविधान संशोधन ने 3 जगह इसका इफेक्ट डाला। इसके साथ साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत सरकार ने इसको एक अधिनियम भी बनाया है, कानून भी बना दिया, जिसे राइट टू एजुकेशन कहा जाता है, और ये 2009 में आया है। इसको जो लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया है। ये मौलिक अधिकार तो है ही, और साथ के साथ साथ आपका ये कानूनी अधिकार भी है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब यह है कि पहले तो आप हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जा सकते, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे जब ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में था। अगर भाई ये कानूनी अधिकार बन गया तो व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जा सकता है, बस अपने किसी भी बच्चे को पढ़ाई से नहीं रोक सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, सवाल बहुत आता है राइट टू एजुकेशन कब लागू होता है? 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि राज्य की परिभाषा किस में दी गई है? आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है। अभी हम चर्चा करके आए हैं। अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना कैसे अधिकार के अंतर्गत आएगा? तो अभी मैंने आपको बताया था संस्कृति और शैक्षिक जो अधिकार है ये सब आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, और ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए बना है साहब आपका आर्टिकल नंबर 30 के तहत ये शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। छठे सवाल की ओर चले तो छठा सवाल है शिक्षा का अधिकार 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया कि ये अधिनियम भी है और साथ के साथ साथ आपका मौलिक अधिकार भी है। तो ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में दिया गया है। अभी आप चर्चा करके आए हैं। अच्छा, आगे अगर बढ़े तो अगले सवाल पर पहुंचे तो अगला सवाल क्या है कि भारतीय संविधानों में उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 को कहा गया है, और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के हृदय और आत्मा बताते हैं। इसी का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। इसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा गया है। अगले अनुच्छेद की पूछे तो अगला अनुच्छेद है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर वर्णन है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो साहब आपका आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। 19 से आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा मूल संविधान बनकर के आया था तो इस मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, मगर वर्तमान संविधान की मैं बात करूंगा तो वर्तमान संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं नहीं है। इन स्वतंत्रताओं की संख्या 6 हो चुकी है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 19 के एफ में जो स्वतंत्रता थी, यानी कि संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता थी, ये संपत्ति रखने की जो स्वतंत्रता थी बेटा, इसको साहब आपका निकाल दिया गया है यहां से, और इसको पहुंचा दिया गया है साहब आपका कानूनी अधिकारों की श्रेणी में। तो ये कानूनी अधिकारों की श्रेणी में आ चुका है। ध्यान रखना, अब ये निरस्त हो चुका है, अब ये कानूनी अधिकारों की श्रेणी से बाहर हो चुका है। अब ये जो अनुच्छेद 19 है इसके अंदर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी? जैसे 19 के ए में क्या दिया है साहब आपका विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर इसमें चर्चा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया विचार और अभिव्यक्ति क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख रहा है तो वो अभिव्यक्ति है, और दूसरों की बात रख रहा है तो वो विचार है। तो कोई भी व्यक्ति अपने विचार और अभिव्यक्ति रख सकता है, ये 19 के ए में दिया गया है। साथ के साथ ध्यान रखना कि जो फ्रीडम है यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका वर्णन भी अनुच्छेद नंबर 19 के ए में दिया गया है। अब अगर 19 के ए में बात हो गई तो कोई भी व्यक्ति कहीं पर विचार रखेगा तो विचार रखने के लिए वो शांतिपूर्वक सभा का आयोजन करेगा। तो शांतिपूर्वक सभा का जो आयोजन किया जाता है वो किया जाता है साहब आपका आर्टिकल नंबर 19 के बी में। आप किसी भी प्रकार की सभा को आयोजित कर सकते हैं, मगर ध्यान रखना कि उसमें कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के आपको वहां पर जाना है, भीड़ को नियंत्रित रखना है, तो शांतिपूर्वक सभा आपकी बुलाई जाएगी। 19 के सी में कहा गया साहब आपका संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो किसी भी प्रकार का संघ बनाया जा सकता है, 19 के सी में है। 19 के अगर डी की बात करेंगे तो 19 के डी में देश के भीतर आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। आने जाने की स्वतंत्रता जो है वो साहब आपका 19 के डी में दी गई है। आपको एक और बात ध्यान रखना कि अनुच्छेद नंबर 21 को जब सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था तो 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति विदेश जा सकता है। अगर सवाल आ जाए कि विदेश जाने की स्वतंत्रता तो 21 है, और देश के भीतर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता साहब आपका 19 के डी में है।
ई की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कहीं घूमने गया तो वहां निवास करेगा, तो हम कह सकते हैं कहीं पर बसने की जो स्वतंत्रता है, ये साहब आपका 19 के ई में है। 19F जो है वो साहब आपका निरस्त हो चुका है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और 19 के जी की बात करेंगे तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय चलाने की जो स्वतंत्रता है, यानी कि रोजगार की जो स्वतंत्रता है, वो 19 के जी में दी गई है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और जब बचने की स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो पहले जम्मू कश्मीर को इससे बाहर रखा गया था, परंतु धारा 370 जब से हट गई तो अब जम्मू कश्मीर भी इसकी श्रेणी में आ गया। यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति बच सकता है, अपनी जमीन साहब यहाँ पर खरीद सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़े तो आगे बढ़ने से अगला सवाल हम देख लेते हैं। 90 नंबर का सवाल क्या है? अच्छा, 90 नंबर का सवाल थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। देखिए साहब, एक संगठन है, संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई। इसके 6 अंग हैं, 6 अंगों में से एक अंग है महासभा। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। 193 इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य अपने प्रतिनिधियों को यहाँ पर भेजते हैं और सभी प्रतिनिधि मिलकर के एक व्यक्ति को महासभा का अध्यक्ष चुनेंगे और महासभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया जाता है, एक संसद का आयोजन किया जाता है और इसमें विभिन्न प्रकार के नियम और कानूनों का प्रतिपादन किया जाता है। तो ऐसी एक नियम और प्रतिपादन जो है, जिन्हें साहब आपका ICCPR की संज्ञा दी गई है, इसको पारित किया गया था 16 दिसंबर सन 1966 में। और ये जो है, ये किसी भी व्यक्ति के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार है। नागरिक व राजनीतिक साहब आपके अधिकार हैं। अच्छा, राजनीतिक अधिकार की बात करें, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक की बात करनी है हमें, तो ये किसी भी व्यक्ति के साहब आपके राजनीतिक और नागरिक अधिकार है। इनके अंतर्गत साहब आपका, या इस अधिनियम के तहत, इस कानून के तहत टोटल 53 अनुच्छेद बनाए गए हैं। इन 53 अनुच्छेद में से जो अनुच्छेद नंबर 24 है, यह अनुच्छेद नंबर 24 बाल अधिकार से जुड़ी हुई है। ये मौलिक अधिकारों की बात नहीं हो रही है, ये साहब आपका ICCPR की बात हो रही है। महासभा के द्वारा पारित एक अधिकार है। 53 अनुच्छेद 24वीं बाल अधिकार पर चर्चा करती है कि बाल संरक्षण या बच्चों का संरक्षण कैसे किया जाएगा, ये बता रही है। 10वां सवाल है कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को मिलती है, विदेशों के नहीं मिलती। तो देख लेते हैं, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को मिलते हैं, विदेशों को नहीं है। तो यहाँ पर विधि के समक्ष समानता की बात की जाए तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है, ये दोनों को प्राप्त है। अच्छा, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी साहब 19 में है, ये दोनों को प्राप्त नहीं, केवल भारतीयों को, तो आंसर तो बी होगा। मगर प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात करें तो इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 21 में है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो आपको मैंने बता ही दिया, 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। तो ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। विदेशी अपने विचार हमारे देश में नहीं रख सकते। पता चला पाकिस्तान को कोई व्यक्ति आया और आकर के उसने दंगा ही शुरू कर दिया, ठीक है, दंगा शुरू करवा दिया। अगला है कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि के सम्यक प्रक्रिया का मतलब है कि कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया। तो आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल नंबर 21 में जीने का अधिकार है, उसमें ये कहा गया है कि कानून के द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया से प्राण नहीं त्यागे जा सकते। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? आर्टिकल नंबर 21 से कहता है कि कानून के अलावा अन्य किसी प्रक्रिया से आप प्राण नहीं त्याग सकते। आत्महत्या करना वर्जित है, उसके लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए लोगों को भड़काना, ये भी साहब आपका कानूनी दायरे में आएगा या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा। अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने की सोचता भी है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना, ये आर्टिकल 21 का हिस्सा है। अगला सवाल 22वां सवाल क्या है, सॉरी 12वां सवाल क्या है? अनुच्छेद 21 किसकी रक्षण करता है? तो अनुच्छेद 21 किसका रक्षण करता है? तो 21 जो रक्षण करता है वो किसका करता है साहब आपका? ये करता है व्यक्तिगत आजादी का रक्षण, ठीक है। व्यक्तिगत आजादी का मतलब प्राण त्यागने की जो आजादी है उसका साहब आपका ये रक्षण करता है, ध्यान रखना। आर्टिकल नंबर 21 में ये दिया गया है। अगले सवाल की ओर चले तो अगला सवाल क्या है? 13वें नंबर का सवाल है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी विवाद को कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर मूल अधिकारों का कोई भी विवाद होगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और मामला हाई कोर्ट में भी जा सकता है। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल सही है, सर्वोच्च न्यायालय भी होगा।
और साथ के साथ ये साहब आपका उच्च न्यायालय में भी विवाद को पेश कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में किस में करेंगे साहब आपका, आर्टिकल नंबर 32 में किया जाएगा। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में किस में जाएंगे साहब आपका, आर्टिकल नंबर 226 में जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। और ये 5 प्रकार के रिट जारी करके हमारी मदद करेंगे, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान में उल्लेखित मूल अधिकार नहीं है। तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है साहब आपका, संपत्ति का अधिकार। ये साहब आपका कानूनी अधिकार हो चुका है, भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसका उल्लेख है, अभी हमने पढ़ ही लिया। मोरारजी देसाई इसको बाहर करते हैं। 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को उत्साहित किया गया है तथा इस प्रथा पर प्रतिषेध लगाया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 17 है। मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा रिपीट होता है, ये सवाल बहुत रिपीट होता है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। ठीक है, तो ये बहुत रिपीट होता है, इसको आप ध्यान रखना। अगले सवाल की ओर चलें तो वह कौन सा अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो एक पॉइंट समझिए बेटा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। अगर हमारे देश में कोई भी समस्या आ जाए तो भारत का राष्ट्रपति 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अंतर्गत एक बात रखी गई है साहब आपका आर्टिकल नंबर 359 में, और 359 में ये कहा गया है कि आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 20, 21 और 21 क को छोड़कर शेष जितने भी मौलिक अधिकार हैं इन्हें भारत का राष्ट्रपति अगर चाहे तो इन्हें साहब आपका ये निलंबित कर सकता है। इनको निलंबित कर सकता है, निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए रोक सकता है। जबकि 20 और 21 क को कभी भी किसी भी सूरत में निलंबित नहीं किया जाएगा, ये कभी भी निलंबित नहीं होंगे, इनको कभी भी नहीं रोका जा सकता। साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 जो है ये बेटा स्वतः ही निलंबित हो जाती है, स्वतः ही साहब आपकी निरस्त हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये आर्टिकल नंबर 19 जो है अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो हमने क्या है कि पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार निलंबित नहीं हो सकता, तो वो साहब आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसी का वर्णन किया गया है साहब आपका किस में, ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो इसका आंसर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट होगा, ये ध्यान रखना आप। अगले सवाल की ओर चलें तो अगला सवाल क्या है, 17वें नंबर का सवाल है साहब कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे बताया। तो संविधान के हृदय और आत्मा बताया गया था अनुच्छेद नंबर 32 को। ठीक है, 32 साहब आपका संविधान के हृदय और आत्मा कहलाती है। लेवल 2 है ये, लेवल 2 में थोड़े से सवाल ना थोड़े से अच्छे खासे लेवल के रखे गए, तो इनको देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 5 प्रकार की रिट जारी होती है, 5 में से तो 4 ये हैं। अब ये 4 रिट कब होती, किसका क्या अर्थ है, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखिए बेटा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जब अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार करने के बाद उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया, तो ऐसे समय में उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति न्यायालय पहुंचेगा और न्यायालय में अप्रोच करेगा और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक आदेश जारी करेंगे। वो आदेश होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, और ये कहेंगे कि इस व्यक्ति को जिंदा या मुर्दा जैसी भी स्थिति में इसको पेश किया जाए, अर्थात शरीर को पेश किया जाए। तो ये साहब आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अगली जो रिट होती है साहब, इसे उत्प्रेक्षण कहते हैं। उत्प्रेक्षण का मतलब होता है साहब आपका टालना कह लो, या फिर हम कह देंगे साहब आपका बदलना कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं साहब आपका, बदलना। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रिट किसके खिलाफ जारी होगी, तो अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं, उन अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ये रिट जारी की जाती है। असल में अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय दे देता है, तो इस उत्प्रेक्षण रिट के माध्यम से उसके निर्णय को रोका जाएगा, उसके निर्णय को वहीं पर साहब आपका रद्द कर दिया जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये केवल अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी होगी। अगला होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। यदि कोई कर्मचारी, यदि कोई संस्था, यदि कोई कंपनी अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रही, तो इस रिट के माध्यम से उसे आदेश दिया जाएगा कि आप अपने काम को सही ढंग से करिए, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये रिट परमादेश होती है। अगला अधिकार परीक्षा। यदि मान लो कि कोई अयोग्य व्यक्ति या अयोग्य संस्था किसी काम में लगे हुए हैं, उनके पास वो योग्यता नहीं है जो होनी चाहिए,
तो इस रीट के माध्यम से उनसे योग्यता पूछी जाएगी और कहा जाएगा कि भाई आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। तो अधिकार परीक्षा के माध्यम से उनसे अधिकार पूछा जाएगा। एक और रीट बचती है पांचवी, तो पांचवी जो रीट है बेटा उसका नाम है प्रतिषेध, और प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है साहब आपका रोकना। यदि मान लो कि साहब किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दे दिया जिसको रोकना जरूरी है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उसे रोका जा सकता है। इसे आम भाषा में आप स्टे ऑर्डर भी कहते हैं। इस प्रतिषेध से एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निलंबित है या चल रहा है, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस रीट के माध्यम से उस मामले को अपने पास भी बुला सकते हैं, अपने पास उसको मंगा सकते हैं। तो ये रीट कौन सी होगी साहब आपकी प्रतिषेध। तो मिला लो, पहले का दूसरा होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल राइट है। एक ही सवाल से हो गया, एक ही ऑप्शन से ये सोल्व हो गया। तो ध्यान रखना 19वें सवाल पर अगर हम चले तो 19वां सवाल क्या है। देखिए साहब, संविधान मूल ढांचे के सिद्धांत में परिवर्तित किए बिना संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है, संसद कर सकती है। हाँ बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल ठीक है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के मूल ढांचागत विशेषता केशवानंदन भारती के निर्णय में, मामले के निर्णय में दी गई थी। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्णय दिया था और मूल ढांचे का सिद्धांत पेश किया था। तो सही पूछ रहा है, तो दोनों के दोनों सही होंगे। तो ए और बी क्या होगा बेटा, इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगले सवाल की ओर चलें तो अगला सवाल क्या है। यहाँ पर साहब आपके कुछ अधिकार दिए गए हैं और पूछ रहा कि कौन सा सही सुमेलित है। सही को सुमेलित हमें करना है। तो पहला है, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल अधिकार है, परंतु इसका वर्णन आर्टिकल 30 में नहीं दिया गया, 29 में दिया गया। तो इसका आंसर तो 29 हो जाएगा। ठीक है, सही बताना। तो पहला वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, मगर क्योंकि 30 में है, उधर 29 में है, मगर उधर 30 लिखा है। अगला है, अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। हाँ बिल्कुल, ये स्वतंत्रता उनको दी गई है। ये दी गई है साहब आपका 30 में, तो यहाँ 29 है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। हाँ बिल्कुल है, मगर 21 में नहीं दिया गया। ये दिया गया आर्टिकल नंबर 22 में दिया गया, ध्यान रखना, 22 में गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में। हाँ, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध जो है वो आपका 20 में है। तो ये ऑप्शन ठीक है, ठीक ही पूछ रहा था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये अनुच्छेद 20 में ही दिया गया है। आगे बढ़े तो अगला जो सवाल है, अगला सवाल क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रीट जारी करता है। तो ये अधिकार बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है। मैंने आपको बताया कि अगर 24 घंटे के भीतर पेश नहीं किया गया तो न्यायालय आदेश देगा, भाई इसे पेश करो यार, 24 घंटे हो गए, जिंदा मुर्दा जैसे भी ये लेकर के आओ। ठीक है, 22वें सवाल पर चलें तो 22वां सवाल है, ये अच्छा सवाल है, बार बार रिपीट होता है, बच्चे इसके आंसर में लेकर के कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप चुनावों में वोट देने का अधिकार है, या आपके चुनावों में वोट देने का अधिकार कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वैधानिक है, संवैधानिक उत्तर अधिकार है, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये वोट देने का अधिकार जो है ये बेटा वैधानिक अधिकार है। इसे 61वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत 61वें संविधान संशोधन 1989, कहीं कहीं पे 88 भी आता है क्योंकि 88 में शुरू हुआ था। तो 89 के तहत मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। और जब मतदान की आयु 18 वर्ष की गई तो 18 वर्ष करके इसको साहब आपका वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में डाल दिया गया था कि वोट देने का अधिकार जो होगा वो अब से वैधानिक अधिकारों की श्रेणी में आएगा। ठीक है, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक अधिकार है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन है सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो नागरिकों पर कौन सी स्वतंत्रता नहीं है।